नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेस नागौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम इस कालांश के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा वर्तमान में कक्षा 10 के अंदर पाठ्यक्रम में शामिल राजस्थान अध्ययन की पुस्तक राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित अध्याय 5 की बात करेंगे, जिसमें चित्रकला और लोक कलाओं से संबंधित विषय वस्तु है। ये अध्याय 5 का दूसरा भाग है। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग हमने पीछे वाले कालांश में कर लिया था कल, और आज हम अध्याय 5 जो चित्रकला और लोक कला है, कौन सी कला है? चित्रकला वे लोक कला है और लोक कला है। इसका भाग कौन सा है? भाग है आज के कालांश का 2, जहां से हमने कल जो है आपकी छोड़ा था वहां से आगे शुरू करेंगे। चलिए, चित्रकला के अंदर अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर बात करते हैं झालावाड़ शैली। झालावाड़ की चित्रकला वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण की लीला, राम लीला और राजसी वैभव से संबंधित चित्र थोड़े ज्यादा बने हुए हैं। अब हम पहुंचते हैं ढूंढाड़ शैली, और ढूंढाड़ शैली के अंदर पहली उपशैली आती है आमेर शैली। आमेर शैली की बात करें तो आमेर या जयपुर शैली एक ही, कई बार एडजॉइनिंग सवाल देते हैं, कई बार अलग अलग देते हैं। आमेर शैली की प्रारंभिक काल के अंदर हम देखें तो पहला चित्र बना है यशोधरा चरित्र 1591 ईस्वी में। आमेर शैली का पहला चित्र कौन सा है? यशोधरा चरित्र। इसके बाद में रज्मनामा चित्र बना है 1588 में। हालांकि ये रज्मनामा पहला चित्र है। अगर निर्माण काल के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा शुरू पहले कौन सा हुआ था? रज्मनामा। लेकिन ये चित्रों की एक लंबी श्रृंखला थी, इसको पूर्ण होने में थोड़ा समय ज्यादा लगा। यशोधरा पहले पूर्ण हो चुका था। अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ये रज्मनामा के चित्र तैयार किए गए थे, और ये लगभग 169 चित्र हैं। कितने हैं? 169 बड़े आकार के चित्र। बेराट तथा कथित मुगल गार्डन और मौजम्माबाद जो आमेर के पास में है, के भित्ति चित्र भी इस शैली में निर्मित हैं, जिन पर मुगल प्रभाव साफ दिखाई देता है। मुगल प्रभाव क्या दिखाई देता? आगे चलें, आगे हम बात करें आमेर की। किसकी बात करते हैं? आमेर की। आमेर शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के समय हुआ था। 1621 से 67 के राज्यकाल में प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह के समय जो है रसिक प्रिया, किसका? रसिक प्रिया का, और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ जो है इन्होंने रानी चंद्रावती के लिए चित्रित करवाए थे। आमेर के जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, इनकी रानी का नाम था चंद्रावती। अच्छा सवाल बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि रसिक प्रिया का वैसे संबंध मेवाड़ से, महाराणा कुंभा से है। लेकिन आमेर शैली के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में, क्योंकि जयसिंह का शासनकाल 1621 से लगाकर 67 तक है, तो रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी रिवेली इनका चित्रांकन करवाया था। आमेर में ही मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों और अलंकरण से क्या है? सुसज्जित है। विद्यार्थियों, आगे हम चले जयपुर शैली की बात करें तो सवाई जयसिंह प्रथम जो है, यानी मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम है। अब यहां पर अगर सवाई जयसिंह की बात करें तो प्रथम नहीं है, फिर कौन से हो जाएंगे? द्वितीय होंगे। और सवाई जयसिंह द्वितीय ने
जयपुर की स्थापना के बाद में 36 कारखानों की स्थापना करवाई थी जयपुर के अंदर, और उनमें से एक कारखाना था आपके कौन सा, सूरत खाना। अब सूरत का मतलब क्या है, चित्र बनाना। चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे सूरत खाने में। इसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारह मासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ था। सवाई ईश्वर सिंह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार हुए दो, साहिब राम और कौन सा, लालचंद। साहिब राम और लालचंद। जबकि मेवाड़ में कौन थे, साहिब दीन और मनोहर थे। यहां कौन है, ईश्वर सिंह के समय साहिब राम और लालचंद, ये दोनों प्रसिद्ध चित्रकार हैं। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति चित्र बनाए जिन्हें आदम कद पोर्ट्रेट चित्र के नाम से जाना जाता है। चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए हैं। जयपुर शैली में जानवरों की लड़ाइयों के अनेक चित्र किसने बनाए हैं, लालचंद ने। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख और लकड़ी, मोती, लाख और लकड़ी के मणि जो है वो चिपका कर रीतिकालीन अलंकारिक मणि कुट्टिकम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। यानी जयपुर शैली में मणि कुट्टिकम प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले शासक कौन थे, सवाई माधो सिंह प्रथम थे। प्रथम के समय गलता जी के मंदिर हैं, सिसोदिया रानी के महल हैं, चंद्र महल जो जयपुर का सिटी पैलेस कहलाता है, पुंडरी की हवेली, इनके अंदर काफी कलात्मक कार्य करवाए गए हैं। आगे देखें अगला बिंदु क्या है, लाल चितेरा नहीं, लालचंद महाराजा सवाई ईश्वर सिंह और सवाई माधो सिंह के समय का प्रसिद्ध चित्रकार हुआ है। एक लालचंद हवा महल का भी चित्रकार है, वो अलग है। सवाई प्रताप सिंह के समय की बात करें तो इनके समय राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम और लक्ष्मण ये प्रमुख चित्रकार हुए थे। किसके समय, सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने किसकी स्थापना की थी, गुणीजन खाना की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, गुणीजन खाना, और इसी को नाम क्या दिया था, गांधारो बाईसी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया था, गांधारो बाईसी। तो सवाई प्रताप सिंह या राजा प्रताप सिंह के समय के चित्रकारों की बात करें तो उसमें राम शिव, गोपाल, हुक्मा, चिमना, गोपाल है, हुक्मा है, चिमना है, शालिग्राम है, लक्ष्मण। इस समय राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, बारह मासा आदि का चित्रण प्रधानतः हुआ है। सवाई राम सिंह जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की 1857 में। ये सवाई राम सिंह सेकंड है जयपुर की, ये भी ध्यान रखना, सवाई राम सिंह सेकंड है। और इसी स्कूल को क्या नाम दिया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखें तो जयपुर के जो भित्ति चित्र हैं उनमें एक विशेष पद्धति विद्यार्थियों चित्रण में काम में ली गई है, जिसे आला गीला या आराइस या मोरा कसी कहा जाता है। यानी ये सबसे पहले आमेर में काम आई थी, आला गीला, आराइसी या फिर आपके मोरा कसी। इसमें क्या होता है कि ताजा पलस्तर की हुई नम भित्ति पर राहोली नामक पत्र से जो है चित्र बनाए जाते हैं। कौन सा पत्थर यहां पर काम में आता है, राहोली। राहोली पत्थर का इसमें प्रयोग किया जाता है, ये थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रयोग कहां हुआ था, आमेर में। और जब इसी आला गीला पद्धति का प्रयोग शेखावाटी में करते हैं, जिसे फ्रेस्को बूनो भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड भाषा में इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेस्को बूनो। फ्रेस्को बूनो, जब फ्रेस्को बूनो का प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें शेखावाटी में इसको पणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पणा कहा जाता है। जयपुर शैली के प्रभाव की बात करें तो ईश्वरदा, शिवाड़ ये सवाई माधोपुर के एरिया हैं,
झिलाई, उनियारा, चोमू, सामूद, मालपुरा, ये ठिकाने ऐसे हैं जो आपकी जयपुर चित्रकला शैली से क्या है, काफी प्रभावित है। अगला है अलवर शैली। अलवर शैली का प्रारंभ 1775 में हुआ, जब अलवर के स्वतंत्र शासक बने थे राव प्रताप सिंह। ये कछुआ वंश के हैं, जयपुर राजघराने से इनका संबंध है। और ये स्वतंत्र शासक पहले किसके बने थे, अलवर के। प्रताप सिंह के समय दो चित्रकार इनके साथ में आए थे, एक का नाम शिव कुमार था और एक का नाम था डालू राम। तो अलवर शैली के जनक जो चित्रकार हैं वो कौन कौन है, शिव कुमार और डालू राम है। ये जयपुर से अलवर आए थे। वैसे अलवर रियासत के मूल कोई चित्रकार थे ही नहीं विद्यार्थियों। अगर बात करें तो अलवर शैली एकमात्र ऐसी शैली जिसमें अन्य सभी जागीरों से या रियासतों से या राज्यों से चित्रकार आए, और इनमें सबसे अधिक चित्रकार कहां से आए थे, दिल्ली से आए थे। राजगढ़ अलवर के अंदर यहाँ का शीश महल भित्ति चित्र के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये भित्ति चित्र शैली के प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं, जो अलवर के राजगढ़ के शीश महल में। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर सिंह ने चित्रकला की शुरुआत की। अब अलवर प्रॉपर जो है, अलवर के जो प्रॉपर सिटी पैलेस या जो राजमहल है, वहां चित्रकारी की शुरुआत किसने की, तो वो थे राजा बख्तावर सिंह। और राजा बख्तावर सिंह के समय कौन कौन है, एक तो बलदेव, दूसरे डालूराम, तीसरे सालगा और सालिग्राम। अभी देखिए सालिग्राम का नाम अभी हमने पहले भी लिया है, और कौन सी शैली में आया है, आप देखोगे जयपुर शैली में आया है। किसका नाम, सालिग्राम। तो ये सालिग्राम वही है जो जयपुर में था, कहां आकर अब कार्य करने लग गया। अलवर चित्रकला शैली का कार्य जो है सालिग्राम ने प्रारंभ किया। पहले जयपुर से कौन आए, शिव कुमार और डालूराम आए। उसके बाद में बलदेव, सालगा और सालिग्राम आए। और बलदेव, डालूराम, सालगा और सालिग्राम बख्तावर सिंह के समय इन्होंने अच्छी चित्रकारी की थी। बख्तावर सिंह के समय में जो चित्र बने हैं उसमें नाथ, जोगी, फकीर से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराजा का जो बख्तावर सिंह है उनका चित्र बना है। यानी राजा जो अलवर के राजा बख्तावर सिंह हुए, उनका चित्र इस प्रकार से बना हुआ है कि किसी सघन वन के अंदर बैठे हैं, उनके पास में नाथ भी हैं, जोगी भी बैठे हैं और फकीर भी बैठे हैं और कोई ज्ञान चर्चा कर रहे हो। हालांकि नाथ संप्रदाय के सबसे अधिक चित्रण और प्रेम कथाओं का सर्वाधिक चित्रांकन अगर देखें हम तो मारवाड़ शैली के अंदर ज्यादा हुआ। अब बख्तावर सिंह के बाद में शासक आते हैं अलवर के विनय सिंह, और विनय सिंह का शासनकाल जो है आपके अलवर चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। जो मुगल चित्रकला में अकबर का योगदान है, विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे। अब विनय सिंह जो अलवर के शासक थे, उनका अलवर चित्रकला शैली में सबसे अधिक योगदान है। इसी कारण विनय सिंह का शासनकाल जो है अलवर चित्रकला शैली का गोल्डन टाइम पीरियड कहलाता है। राजा विनय सिंह एक ऐसे चित्रकार थे जो आपके स्वयं चित्रकारी सीखते थे। तो विनय सिंह का जो शासनकाल है अलवर रियासत में, वो अलवर चित्र शैली का स्वर्ण काल है। और यहां तक तुलना की गई है कि जो मुगल शैली चित्रकला शैली में अकबर का योगदान है, वही योगदान अलवर में विनय सिंह का। विनय सिंह अलवर के शासक थे जो स्वयं चित्रकारी के शौकीन थे, जैसे जहांगीर। तो अलवर के शासक विनय सिंह जिनसे चित्रकारी सीखते थे वो चित्रकार थे बलदेव। कौन थे, बलदेव। गुलिस्ता का सुलेखन, गुलिस्ता किसकी रचना है, शेख सादी की। गुलिस्ता किसकी रचना है, शेख सादी की रचना है। अभी सेकंड ग्रेड के अंदर यहां से 3-4 बार सवाल आया था, ध्यान रखना।
यही एक सवाल था जिसको 3-4 बार अलग अलग पैटर्न में दिया गया था। शेख सादी की पुस्तक गुलिस्ता का चित्रांकन विनय सिंह के शासनकाल में अलवर शैली के अंदर किया गया। और चित्रांकन करने वाले व्यक्ति कौन थे? एक तो बलदेव जो विनय सिंह को चित्रकारी सिखाते थे, और दूसरे थे गुलाम अली। अब जब इन्होंने शेख सादी की रचना का चित्रांकन, जो गुलिस्ता है उसका चित्रांकन किया बलदेव और गुलाम अली ने, तो इस ग्रंथ को तैयार करने पर उस समय 1 लाख रुपए क्या किया गया? खर्च किया गया। कितना? 1 लाख रुपए खर्च किया गया इस गुलिस्ता नामक रचना का चित्रांकन करने में। अब अगली बात हम लेकर चलते हैं, अलवर चित्रकला शैली में आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि बलवंत सिंह के समय जो चित्रकार है वो शालिग्राम है, जमुना दास है, छोटे लाल, बक्सा राम और कौन है? नंदराम। कौन कौन है? शालिग्राम, जमुना दास, छोटे लाल, बक्सा राम और नंदराम है। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। शिवदान सिंह जब अलवर के शासक बने तो इनके समय काम शास्त्र पर आधारित चित्र जो है वो अधिक चित्रांकन हुए थे। किस पर आधारित थे? काम शास्त्र पर आधारित। नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सबसे सुंदर उदाहरण है। नफीरी यानी सहनाई, सहनाई वादन का चित्र कौन शैली में बना है? अलवर शैली में बना है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में अलवर के 2 चित्रकार हुए, एक मूलचंद और दूसरे उदयराम। इन्होंने हाथी दांत के फलक पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे। किसने? मूलचंद और उदयराम ने। किसके समय? राजा मंगल सिंह के समय। मंगल सिंह के समय अलवर में एक सर्कस भी बना था जिसे हॉप सर्कस कहते हैं। मंगल सिंह के समय राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालिया ये प्रमुख कलाकार आए थे। यानी जहां राम है वहां मंगल है, तो जहां राम से नाम शुरू हो रहे हैं वो मंगल सिंह के चित्रकार हैं। चाहे राम गोपाल हो, चाहे राम प्रसाद हो, चाहे राम सहाय हो, बीच में एक जगमोहन नाम, ये थोड़ा अलग है। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल, राजस्थानी विशेषते जयपुर शैली का आश्चर्यजनक व संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल के जैसी है। अलवर शैली के जो पुरुष हैं उनकी मुख आकृति कैसी है? आम की जैसी। स्त्रियों के कद कुछ ठिगने, उठी हुई वेणियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की एक बड़ी विशेषता है। चलिए, वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं, ये ध्यान रखना। नग्न चित्र या वेश्याओं का चित्रांकन कौन सी शैली में हुआ है? अलवर शैली में हुआ है। और अलवर शैली के अंदर ही योग का चित्रण ज्यादा हुआ है, योगासन का। सुंदर बेल बूटों पर वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। तो अलवर शैली जयपुर स्कूल का ही पार्ट है। अब हम चलते हैं उनियारा शैली जो टोंक में है। नरोका राजवंश का ठिकाना है उनियारा, और राव राजा सरदार सिंह के समय धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन और भीम यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? धीमा, मीर बख्श, काशी, राम लखन और भीम। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान ये मीर बख्श के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्र हैं जो उनियारा शैली से संबंधित हैं। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर इन दोनों शैलियों का समन्वित रूप से प्रभाव पड़ा है। अब हम चलते हैं शेखावाटी के भित्ति चित्रों की ओर। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है? शेखावाटी पर पड़ा है।
और शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रण, जिससे हम क्या कहते हैं, पणा कहते हैं, उसके लिए जानी जाती हैं। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा और बिसाऊ, ये पूरा का पूरा शेखावाटी का जो एरिया है, ये हवेली चित्र शैली का एरिया है। और हवेली चित्र शैली की अगर हम बात करें, हवेली शैली की, तो इस शैली का डेवलपमेंट हुआ था 19वीं सदी के अंदर। कब हुआ था? 19वीं सदी में। भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी की नाम से चित्रकला में किसको जाना जाता है? शेखावाटी को। बड़े बड़े हाथी, घोड़े, चोबदार, चंवर धारणियां का अंकन, गवाक्षों की, गवाक्ष यानी खिड़कियां, दोनों ओर दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य में चितेरों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षी, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन हुआ है। कौन शैली में? शेखावाटी में। हवेलियों की बाह्य दीवारों व अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्र में कथई, नीले और गुलाबी रंग की क्या है? प्रधानता है। शेखावाटी चित्र शैली में एक तो ध्यान रखें, एक प्रसिद्ध चित्र बना है, एक तो बना है 8 गोपियां, जो जिनका चित्रांकन किस रूप में हुआ है? हाथी के रूप में हुआ है। 8 गोपी, और चित्र किस रूप में बना है? हाथी के रूप में बना है, हाथी रूप। एक तो ये है, और एक है बलखाती बालों की लट का एक और अंकन। कौन सा है? बलखाती बालों की लट का, बालों की लट का एक और अंकन, लट का एक और अंकन। ये 2 प्रसिद्ध चित्र बने हैं शेखावाटी के अंदर। लेकिन यहां मुझे जो सबसे अच्छा सवाल लग रहा है वो ये है कि फ्रांस के एक विद्वान थे जिनका नाम है नदीन ला प्रेंस। क्या नाम है? नदीन, नदीन ला प्रेंस। ये ध्यान रखना। इन्होंने शेखावाटी की हवेलियों के जो भित्ति चित्र हैं उनको संरक्षित करने का कार्य किया। किसने? नदीन ला प्रेंस ने। ये फ्रांस के थे, ठीक है ना। इन्होंने ये काम किया है। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं सांझी कला की तरफ, लोक कलाओं में पहुंचे हैं। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है, और सांझी में मां पार्वती की आकृति का अंकन कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। और कुंवारी कन्याएं सफेद पुती हुई दीवार पर 15 दिन तक गोबर से ये आकृतियां उकेरती हैं, उनका पूजन करती हैं, जिसे सांझी, संजुली, सांजुली या सिंधी या सांझ, हांजी या हांजिया आदि कई नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेर कर उनमें कांच के टुकड़े हैं, चूड़ी है, कोड़ियां हैं, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, फूल, पत्तियां वगैरह ये बनाती हैं। सांझी को माता पार्वती का रूप माना जाता है। अच्छे वर और घर की कामना के लिए कुंवारी कन्याएं सांझी पूजती है। पहले से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक प्रतिदिन बनाए जाते हैं, और अंतिम 5 दिन जो सांझी का आकार दिया जाता है उससे संजिया कोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संजिया कोट। अब इसमें अलग अलग दिन अलग अलग अंकन होता है। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा और तारों का अंकन, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन किसका? हाथी की सवारी का अंकन, 5वें दिन चौपड़, 6ठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक या नंगाड़ा, 9वां दिन बंधनवार, 10वें दिन खजूर के पेड़ का अंकन किया जाता है, और आखिर 5 दिन किसका करते हैं? सांझी कोट का अंकन करते हैं।
तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, सारे तो याद नहीं होंगे, लेकिन पहले दिन किस किस का अंकन होता है। तो पहले दिन अंकन होता है विद्यार्थियों, एक तो आपके सूर्य का, एक चंद्रमा का और एक तारे का। और दूसरे दिन 5 फूलों का अंकन होता है, किसमें? सांझी में। पशु पक्षी की आकृति का भी चित्रण होता है। फिर है आपकी मांडना। मांडना की जो कला है वो दीवार को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। दीवारों पर जो चित्र बनाते हैं उनको मांडना कहते हैं। घर की देहरी यानी दहलीज, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान और पूजन स्थल, ये मांडने अंकित की जाते हैं। मांडनों में गणेश जी का, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक, गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कीलियां, बंधनवार और बच्चे जन्म पर जो गलीचा है, फूल हैं, स्वास्तिक हैं, रक्षाबंधन पर श्रावण कुमार, गणगौर पर गुणों का जोड़, घेवर, लहरिया, ये सारे मांडने की डिजाइन है। अब इसमें आपको 2 मांडने ध्यान रखने हैं। पहला मानना है कि यदि कोई तीर्थ यात्रा पर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर, पेड़ी और पथवारी ये मांडना मांडा जाता है। जब कोई लंबी तीर्थ यात्रा के बाद में सकुशल घर लौटकर आता है तो कौन सा मांडना मांडते हैं? पुष्कर, पेड़ी और पथवारी। मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षष्टकोण, अष्टकोण और व्रत आदि इस प्रकार के मांडने मांडे जाते हैं। फिर है फड़ या फड़। भीलवाड़ा का जो शाहपुरा कस्बा है वहां के छीपे हैं जो जोशी जाति के हैं, वो कपड़े पर चित्रण करते हैं और उस पट चित्रण को क्या कहते हैं? पड़ या फड़ कहते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हुए? श्रीलाल जोशी। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। रावण हत्ता और जंतर वाद्य यंत्र बजाकर अलग अलग जो प्रकार की पड़ या फड़ बनती है उसका भोपे वाचन करते हैं। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति करने में सहायक होता है। अलग अलग जो भूमिका के अंदर आपके देवी देवता, राक्षस या जन सामान्य को जिस प्रकार से चित्रित किया जाता है तो अलग अलग भाव व्यक्त करने के लिए ये प्रतीकात्मक रंग यहाँ काम में लिए जाते हैं। जैसे पड़ या फड़ में देवी का रंग कैसा होगा? नीला, और देवता का कैसा होगा? लाल, और राक्षस जो होंगे वो काले रंग के होंगे। ये ध्यान रखना। पड़ चित्रण में देवी का रंग कैसा होगा? नीला, देवता का कैसा होगा? लाल, राक्षस कैसे होंगे? काले, साधु सफेद या पीले, और सिंदूरी लाल रंग में क्या होगा? शौर्य और वीरता के जो प्रतीक हैं वो इस रंग में होंगे। पड़ चित्रण की बात करें, सर्वप्रथम जो है पड़ को मोटा हाथ से काता हुआ जो कपड़ा होता है उस पर गेहूं या चावल की मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उससे घोटकर समतल कर लिया जाता है और इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में भरते हैं। सिंदूरी रंग भरकर क्या निर्माण करते हैं? शरीर। हरा और लाल रंग कपड़ों में, जो भी कैरेक्टर है उसके शरीर में कौन सा रंग भरेंगे? सिंदूरी। वस्त्र में कौन सा? आपके हरा और लाल। भूरा वास्तु निर्माण में, और अंतिम रेखाएं केवल काले रंग से रंगी जाती हैं। अब आते हैं पाने। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पाने। अब पाने हमारे यहाँ पर कई देवी देवताओं के प्रचलित है। गणेश जी के, लक्ष्मी जी के, रामदेव जी के, गोगा जी के, तेजा जी के। वैसे मारवाड़ में जो है वो रामदेव जी का पाना ज्यादा प्रचलित है। ओवरऑल राजस्थान में सबसे कलात्मक पाना जो है वो किसका बनाया जाता है? श्रीनाथ जी का, जिसमें 24 श्रृंगार जो है कराए जाते हैं। अब चलते हैं हम कावड़ की तरफ।
कावड़ चित्तौड़ का जो बस्सी कस्बा है, वहां खेरादी जाति के लोग जो है कावड़ निर्माण का काम करते हैं। कावड़ के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगी लाल मिस्त्री है। मांगी लाल मिस्त्री सबसे प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं? कावड़ के। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जो बस्सी चित्तौड़ में खेरादी जाति के लोग बनाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है? मांगीलाल। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित कर रहते हैं। कथा वाचन के समय साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं। जैसे जैसे कथा बढ़ेगी उसके दरवाजे खुलते जाएंगे और मंदिर नुमा ये काष्ठ कला करती है। इसमें सबसे अंत में राम लक्ष्मण और सीता जी की जो है वो मूर्तियां दर्शित होती हैं। कावड़ लाल रंग से रंगी जाती है। ये ध्यान रखना कि कावड़ का रंग कौन सा होता है? लाल। उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। कावड़ का रंग तो कैसा होगा? लाल होगा। तो कावड़ का रंग कैसा होगा? कावड़ का रंग होगा लाल। कावड़ का रंग कैसा होगा? लाल होगा। ये ध्यान रखना यहां पर। और अब जो कावड़ पर घटनाएं चित्रित की जाएगी, घटनाएं, ये जो घटनाएं चित्रित होगी, इन घटनाओं का रंग कैसा होगा? काला होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्र या घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, गरुड़, लोक देवता पाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र जी, गोपी जी, भरतहरि आदि कथाओं को कावड़ पर चित्रित किया जाता है। तो कावड़ कई बार एग्जाम में पूछी गई। अब है घोड़लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। घोड़लिया क्या है? घोड़लिया अभी तक किसी एग्जाम में शायद पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। घोड़लिया क्या है? पशु के शरीर पर विभिन्न जो आकृतियां बनाते हैं कलात्मक रूप से दाग लगाकर, यानी कोई भी आकृति है उसको हमने गर्म किया सांचे के अंदर और फिर पशु के शरीर पर दाग लगा दिया, वो आकृति क्या कहलाती है? घोड़लिया। दागने की ये क्रिया अटेरना कहलाती है और दाग के निशान क्या कहलाते हैं? घोड़लिया कहलाते हैं। अब इनको लगाने का उद्देश्य क्या है? लगाने का उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से पशुधन की आसानी से पहचान की जा सकती है। इसके बाद आगे बढ़े। मेहंदी। मेहंदी आपके सोजत और कहां की फेमस है? मालवा की, जो मारवाड़ के अंदर मांगलिक अवसर पर महिलाओं के द्वारा प्रयोग में ली जाती। तो मेहंदी मुख्य रूप से कहां की? सोजत की, और मालवा की जो है वो मारवाड़ में ज्यादा प्रसिद्ध है। फिर है गोदना। ये वैसे आदिवासियों के अंदर ये परंपरा ज्यादा प्रचलित है, जिसे सामान्य भाषा में हम शरीर पर टैटू बनाने की कला भी कह सकते हैं। अब ये कला कैसे शुरू हुई? तो प्रारंभ में क्या हुआ कि जो आभूषण है, उन आभूषणों की कमी को पूरा करने के लिए, जब आभूषण पहनने के लिए कम हुआ करते थे, तो शरीर पर इस प्रकार के निशान बनवाए जाते थे। किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपरी की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी का पक्का निशान बन जाता है, जिससे क्या कहते हैं? गोदना। यानी गोदना में मुख्य रूप से कौन सा रंग काम में आता है? काला रंग काम में आता है। आदिवासियों में ज्यादा प्रचलित है। आंखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे पलक के साथ जो डिजाइन बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सारिया कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। सारिया क्या है? आंखों के पास में जो पलकों को लंबा दिखाने की जो डिजाइन बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? सारिया कहलाती है। फिर बात करते हैं कोठियों की। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण यानी अनाज का भंडारण करने के लिए जो कोठियां बनाई जाती हैं उनका प्रयोग अपने काफी समय से अवशीतन भंडार गृह के रूप में करते हैं।
फिर है व्हील पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ये बांस की पतली पतली खपचियों को धागे से बांधकर घोड़ी की लीद से चिकनी मिट्टी से बनाई जाने वाली आकृति है। यानी व्हील किसकी बनती है? मिट्टी की आकृति है और इसमें घोड़े की लीद जो है वो मिलाई जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के अंदर इसका प्रयोग करते हैं और जैसलमेर में ये ज्यादा प्रयुक्त होती है व्हील आपके। अंतिम पॉइंट है इस अध्याय का कठपुतली। धागों की सहायता से काष्ठ से कठपुतली बनाई जाती है। राजस्थान में सिंहासन बत्तीसी पृथ्वीराज संयोगिता अमर सिंह राठौड़ 1965 में रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तृतीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने विश्व का प्रथम पुरस्कार जीतकर तहलका मचा दिया था। कब? 1965। तो विद्यार्थियों, ये था राजस्थान अध्ययन का कक्षा 10 का अध्याय 5, जो 2 अलग अलग कालांशों में पूर्ण हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको विषय वस्तु पसंद आई होगी और आप हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि प्रतियोगी परीक्षा में उनको भी फायदा मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।